Okay. Good morning, friends. Good morning, students. Okay. Here we are meeting once again. Okay, with a continuation of our same topic that we started in last class. Okay, if you remember, हमने लास्ट क्लास में लाइसोसोम्स शुरू किया था. ओके, और लाइसोसोम्स के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी. जैसे कि लाइसोसोम्स हम उन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं. और हमने कुछ और चीज़ें भी लाइसोसोम के बारे में पढ़ी थी, जैसे कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट सभी एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी एंजाइम्स एक कॉमन टाइप की रिएक्शंस को अंजाम देते हैं, दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. और साइड में हमने इसका भी मतलब समझा था कि हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या. उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें डिस्कस की थी लाइसोसोम के बारे में, जैसे कि लाइसोसोम को अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का ब्रेकडाउन करना है तो उसके अंदर से एंजाइम बाहर नहीं आते, जबकि किसी मटेरियल को जिसका भी ब्रेकडाउन होना है दैट शुड एंटर इनटू द लाइसोसोम्स. ओके, फिर हमने कुछ एडिशनल चीज़ उसमें देखी थी कि भाई लाइसोसोम्स जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू लाइक मैच्योर आरबीसीज. और सबसे आखिर में हमने टाइप्स ऑफ लाइसोसोम को मेंशन किया था, जिसको हमको इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है. कौन से टाइप्स हमने लाइसोसोम के बोले थे, अगर आप याद करो तो लाइसोसोम उसके अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है और वो किस तरह का फंक्शन कैरी आउट करता है, इस बेसिस पे लाइसोसोम के मेनली 4 प्रकार है. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट लाइसोसोम कंटेन्स विद इन इट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम दैट इज फॉर्म्ड. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले मैं इस डायग्राम की तरफ आपको मतलब पॉइंट आउट हम करते हैं. सबसे पहले इस डायग्राम को, बाद में हम इधर जाएंगे. अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये डायग्राम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, जिसमें हम ये ब्लैक बाउंड्री जो है उसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन. दिस इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, अब आप देखो एक एक चीज जैसे जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको उस तरह से ध्यान दो. ये जो बाउंड्री है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में सारी डिटेल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, राइट. सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए काम करती है. बल्क ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक, तो यहाँ पे उसी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम जरा ध्यान से. सबसे पहले आप इस चीज को देखो, ये कौन सा ऑर्गेनेल है? जैसे कि नाम लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा ऑर्गेनेल है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इन दोनों को भी हम पढ़ चुके हैं. जैसे कि हमने कहा लास्ट लेक्चर में कि प्रोटीन्स और एंजाइम्स दैट आर अ पार्ट ऑफ लाइसोसोम are synthesized on the surface of rough endoplasmic reticulum, and after synthesis of those enzymes for further modification these enzymes enter into Golgi complex and lysosomes arise from the surface of Golgi complex which contain all matured and functional enzymes. So see, यही हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स प्रीमैच्योर फॉर्म में बनते हैं और वेसिकल्स के रूप में. कौन से वेसिकल्स? वेसिकल्स अराइजिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाके किसके साथ जुड़ता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर के एंजाइम्स को या प्रोटीन्स को फर्दर मॉडिफाई करता है और पूरी तरह से मैच्योर बनाता है. और यही वेसिकल्स फ्यूचर में लाइसोसोम्स के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अराइज होते हैं, राइट. तो जो लाइसोसोम, अब ध्यान से सुनो, जो लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सरफेस से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अपने अंदर लेकर निकलता है, उस शुरुआती दौर में बने हुए लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं. सी दिस,
सब नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। What is primary lysosome? If you look at this, it is primary lysosome. Why it is called primary lysosome? Because it is a just formed lysosome from Golgi complex surface, right? अब definition देखो. What is primary lysosome? These are those lysosomes which are just arised from endoplasmic reticulum and Golgi complex, right? Relate करो डायग्राम के साथ. Primary lysosome is a just arised ribosome from the surface of Golgi complex. Previously it was arised from endoplasmic reticulum, but then it was immature, now it is mature. If you see inside primary lysosome, क्योंकि हमने कहा था ना कि लाइसोसोम के टाइप्स उसके अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट है इस बेसिस पे बनाए जाते हैं, इसीलिए या देखो आप इस पॉइंट को कि these lysosomes means primary lysosomes contain different hydrolytic enzymes within them. कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हम इससे पहले भी लास्ट लेक्चर में नामों को मेंशन कर चुके हैं. अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ फिर से लिख देते हैं. न्यूक्लियेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एटसेट्रा, ये सब के सब किन के नाम हैं? डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जो लाइसोसोम के अंदर, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं. देखिए इन एंजाइम्स ने अभी तक किसी भी मटेरियल को नहीं तोड़ा, ये सिर्फ एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट एंजाइम्स है. और ये अगर किसी मटेरियल के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे न्यूक्लियेजेस अगर न्यूक्लिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा या लाइपेज अगर लिपिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो उनको तोड़ेगा. फिलहाल तो ये सिर्फ एक एक्टिव एंजाइम कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, राइट. अब थोड़ा इस डायग्राम पे फिर से गौर करो. ये देखो, सेल के बाहर से अलग अलग मटेरियल्स सेल के अंदर एनगल्फ किए जाते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट से. याद करो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या था? बल्क ट्रांसपोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटीज डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वाया एनगल्फमेंट. मतलब उनका ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन लिपिड्स के थ्रू ना होकर सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से होता है. डायरेक्टली उनको एनगल्फ कर लिया जाता है, एक तरह से खा लिया जाता है सेल द्वारा. उससे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट. पढ़ा था हमने एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करो. सेल के बाहर मतलब ब्लड में अगर कोई लिक्विड फूड है या कोई फूड अगर सॉलिड फॉर्म में है या इवन कोई पैथोजन है जैसे कि कोई बैक्टीरियल सेल, तो ये वाली सेल अगर इस पैथोजन को डाइजेस्ट करना चाहती है या इस फूड मटेरियल को अपने अंदर लेना चाहती है ताकि ये डाइजेस्ट हो, या फिर इस लिक्विड फूड को अपने अंदर लेना चाहती है, तो वो कैसे लेगी? डायरेक्टली वाया इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देखो सेल मेम्ब्रेन इस मटेरियल के अराउंड जमा हो गया, इसको कहते हैं एनगल्फमेंट. और इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है कि ये इस तरह से वेसिकल बन गई. सेल मेम्ब्रेन से थोड़ी मेम्ब्रेन इसके सराउंड जमा हो गई और एक वेसिकल बन गई. लेकिन इन वेसिकल्स के नाम है किस बेसिस पे? उनके अंदर क्या प्रेजेंट है इस बेसिस पे. जैसे कि कोई लिक्विड फूड अगर एनगल्फ किया जाए सेल मेम्ब्रेन द्वारा तो उस वेसिकल को कहते हैं पिनोसोम. ठीक है ना. पिनोसोम इज नथिंग बट अ वेसिकल formed through cell membrane containing some kind of liquid food. याद रखो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है. लिक्विड फूड के एनगल्फमेंट या बल्क ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पिनोसाइटोसिस और फॉर्म्ड वेसिकल को कहते हैं पिनोसोम अगर फूड लिक्विड हो. उसी तरह से सॉलिड फूड अगर हो, सॉलिड फॉर्म में अगर फूड हो और उसका एनगल्फमेंट अगर हो तो फॉर्म्ड वेसिकल को कहते हैं एंडोसोम और प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस. जैसे लिक्विड फूड के लिए पिनोसाइटोसिस, उसी तरह से सॉलिड फूड के लिए
एंडोसाइटोसिस, राइट। और अगर एनगल्फ की गई चीज कोई पैथोजन हो, कोई बैक्टीरिया हो, तो वेसिकल जो बनेगा वो पिनोसोम या एंडोसोम की जगह होगा फैगोसोम, राइट। और प्रोसेस को हम कहेंगे, शायद गेस कर लिया होगा, फैगोसाइटोसिस। तो आप देखो, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में कोई अंतर नहीं, सिर्फ नाम अलग अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि एनगल्फ होने वाली चीज अलग अलग है। इधर लिक्विड मटेरियल है, इधर सॉलिड है, और इधर बैक्टीरियल या कोई और पैथोजेनिक सेल है। तो पैथोजेनिक या बैक्टीरियल सेल अगर हुई तो फैगोसोम, सॉलिड फूड हुआ तो एंडोसोम, लिक्विड हुआ तो पिनोसोम। फिर हम प्रोसेस को अकॉर्डिंगली कहेंगे फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। हुआ क्या, इन तीनों का रिजल्टेंट इफेक्ट वेसिकल बनी जिसके अंदर कोई डाइजेस्ट होने वाला मटेरियल है, इधर लिक्विड, इधर सॉलिड और इधर सेल, जिसको डाइजेस्ट होना है। तो भाई ये फैगोसोम या ये पिनोसोम या फिर ये एंडोसोम किसके साथ जाके जुड़ेगा, देखो यहां हमने शो किया है, इट विल कंबाइन विथ प्राइमरी लाइसोसोम। ये तीनों के तीनों किसके साथ जाके जुड़ेंगे, इस प्राइमरी लाइसोसोम को, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो इन मटेरियल पे काम करेंगे और इन्हें तोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले इनको जुड़ना होगा, तो यह है एक इंटरमीडिएट स्टेज, जिसमें हमने शो करने की कोशिश की है कि भाई कैसे ये पिनोसोम, फैगोसोम या एंडोसोम जुड़ते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। देखो ये जो रेड वाला हिस्सा है ये प्राइमरी लाइसोसोम का है, और ये जो ब्लैक वाला है ये या तो पिनोसोम का, या तो एंडोसोम का, या तो फैगोसोम का है। इन दोनों के पूरी तरह से जुड़ जाने के बाद एक सॉलिड बॉडी बनेगी जिसमें रेड वाले एंजाइम्स भी है और ब्लैक वाला मटेरियल भी है जो ब्रेक डाउन होना है। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है किसके फ्यूजन से बना हुआ, देखो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है किसके फ्यूजन से बना हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम और आइदर फैगोसोम और एंडोसोम और पिनोसोम, इनके कॉम्बिनेशन से और प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। इज इट ओके? इसीलिए हमने अब देखो इधर क्या लिखा है कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर दोज लाइसोसोम्स which are formed by fusion of primary lysosome with either मतलब तीनों में से कोई एक, एंडोसोम, पिनोसोम और फैगोसोम, राइट। विद इन दिस लाइसोसोम, अब इन लाइसोसोम के फॉर्मेशन के बाद इनमें होता क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इन लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन मटेरियल्स का ब्रेकडाउन करेंगे। देखो within these lysosomes hydrolytic enzymes act on different nutrient materials in order to break them down, right। अब जो फूड हम खाते हैं क्या उनमें से सभी चीजों को हम डाइजेस्ट कर पाते हैं? डेफिनेटली नहीं। तो अनडाइजेस्टेड चीजें होती है, इसीलिए तो हमको हमारा फीकल मैटर जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालना पड़ता है, एनस के थ्रू निकलता है, राइट। तो फिर उसी तरह से लाइसोसोम के साथ जुड़ने वाली या एंडोसोम, पिनोसोम या फैगोसोम के अंदर प्रेजेंट हर चीज का पूरी तरह से डाइजेशन हो पाए लाइसोसोम्स द्वारा, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी जरूर बचेंगी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो ऐसे अनडाइजेस्टेड चीजों को कंटेन करने वाला जो लाइसोसोम है, क्योंकि जो चीजें डाइजेस्ट होंगी वो तो सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर निकल जाएंगी, सेल में निकल जाएगी, साइटोप्लाज्म में इस्तेमाल होने के लिए। अब जो चीजें अनडाइजेस्टेड बची हुई है उनको कंटेन करने वाली एक बॉडी बचेगी, इसी को हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी। क्या लिखा है देखो, दीज आर दोज स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड मटेरियल ये रहा जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, ये मटेरियल कंटेनिंग लाइसोसोम को कहते हैं रेसिडुअल बॉडी
और इसका काम है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होना और इन सभी मटेरियल्स को बाहर निकाल देना। एक्सोसाइटोसिस मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल के बाहर फेंकने की प्रोसेस, राइट। तो ये आपको समझना है कि भाई प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी क्या और रेसिडुअल बॉडी क्या। तो वो एक ही लाइसोसोम के अलग अलग फॉर्म्स है। जब लाइसोसोम किसी एंडोफैगो या पिनोसोम के साथ नहीं जुड़ा होता तो वो प्राइमरी होता है, जब वो जुड़ जाता है और काम करने लगता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है, डाइजेशन खत्म हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड चीजें बची रहती है, तब वो बन जाता है रेसिडुअल बॉडी। और जब रेसिडुअल बॉडी से अनडाइजेस्टेड चीजें एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल दी जाएंगी, वो फिर से बन जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि फिर से उसमें क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग लाइसोसोम है, ये ऐसी बात है कि एक ही लाइसोसोम के अलग अलग प्रकार है उसकी लाइफ साइकिल में, राइट। अब रहा सवाल ऑटोफैगोसोम, जो चौथे टाइप का लाइसोसोम है, वो क्या है, तो उसको भी हमने यहाँ पे शो किया है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज lysosome can kill the cell in which it is present itself. सॉरी, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम उसी सेल को किल कर सकता है जिस सेल का वो खुद हिस्सा है, मतलब ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो देखो, ऑटोफैगोसोम्स उन लाइसोसोम्स को कहा जाता है जो प्राइमरी लाइसोसोम किसी फैगोसोम या एंडोसोम या पिनोसोम के साथ ना जुड़कर किसके साथ जुड़ता है, किसी ऑर्गेनल के साथ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। हाँ, जिस स्ट्रक्चर ने उसको बनाया, जरूरत पड़ने पर वो उसी स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ऐसी जरूरत तब पड़ती है जब सेल का लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। एवरी सेल हैज गॉट अ लाइफ टाइम, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 200 दिन, उस समय के पूरे होने के बाद सेल शुड किल इटसेल्फ। तो सेल को खुद की किलिंग करने के लिए कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है, लाइसोसोम। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें सेल खुद की ही किलिंग इनिशिएट करती है लाइसोसोम्स की मदद से, उसे कहते हैं ऑटोलाइसिस, ओके, या फिर अपोटोसिस। ये टर्म आपके काम की अभी तो फिलहाल नहीं है ना, ये प्रोसेस अभी काम की है, लेकिन एक सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं कि ऑटोलाइसोसोम्स या ऑटोफैगोसोम्स किन्हें कहे, कि भाई जो प्राइमरी लाइसोसोम्स या जो लाइसोसोम्स किसी ऑर्गेनल के साथ फ्यूज होकर उन ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, उन लाइसोसोम्स को ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टर्शरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफैगोसोम्स, ये 4 तरह के लाइसोसोम्स अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और जब भी ऐसा कभी दिखता है ना किसी ऑर्गेनल के बारे में कि एक ही ऑर्गेनल अलग अलग फॉर्म्स में पाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होना। अब देखो आप, लाइसोसोम कितने मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में या विजिबल फॉर्म्स में हमको दिखता है, तो वो दिखता है 4 विजिबल फॉर्म्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी नहीं कहते हम, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज ऑटोफैगोसोम्स, है ना। तो इस तरह से 4 फॉर्म्स में दिखने की वजह से हम इसे पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला ऑर्गेनल कहते हैं। इवन क्वेश्चन वाइज ये भी आ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट लाइसोसोम इज ओवरऑल फंक्शंस। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लिखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला, दे आर responsible for intracellular
डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, ओके। दूसरा, दे आर responsible for destruction of worn out cell organelles, okay. Then they are responsible for killing of pathogens, ठीक। Then they are responsible for conversion of थायरोग्लोबुलिन, ये समझाता हूं मैं, फिलहाल लिख लेते हैं, थायरोग्लोबुलिन इनटू एक्टिव फॉर्म, दैट इज थायरोक्सिन, ओके। कितने हुए? 4। कौन कौन से? पहली चीज जो सिंपल तरीके से समझ में आती है, लिखी है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो अलग अलग फूड मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में, एंडोसोम से आए या पिनोसोम से, उनके अंदर प्रेजेंट मटेरियल्स को इंट्रासेलुलर विद इन द सेल डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स के थ्रू होता है, ठीक। उसी तरह से जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं, जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया काम करने लायक नहीं बचा या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा काम करने लायक नहीं बचा, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको साफ तरीके से या सेफ तरीके से एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए लाइसोसोम्स का इस्तेमाल होता है। वॉर्न आउट मतलब जिनका फंक्शन खत्म हो गया। ऐसे बिना काम के सेलुलर ऑर्गेनल्स का सेल में कोई काम नहीं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में लाइसोसोम्स वर्क करते हैं। देन हमने जैसे कि यहाँ पे देखा, फैगोसाइटोसिस से पैथोजेनिक सेल एनगल्फ होती है, तो वो एनगल्फ होने वाली बैक्टीरियल सेल या पैथोजेनिक सेल को किल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम्स का इस्तेमाल होता है। देन इसके अलावा भी अगर एडिशनल फंक्शंस देखें तो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, उधर हार्मोन बनते हैं जिनका नाम है थायरॉक्सिन। लेकिन ये थायरॉक्सिन जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा हार्मोन है थायरॉक्सिन, ये कहाँ बनता है? थायराइड ग्लैंड में। और ये बनने से पहले इसके प्रीकर्सर फॉर्म में होता है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। अब इस थायरोग्लोबुलिन नाम के प्रीकर्सर या प्रीवियस या इनएक्टिव फॉर्म को थायरॉक्सिन नाम के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी हम आगे जाके बोल सकते हैं कि भाई जो फ्रॉग होता है, मेंढक, वो जब पैदा होता है तब वो फ्रॉग जैसा नहीं होता, एक लार्वा होता है जिसे टैडपोल कहते हैं। तो टैडपोल जो फॉर्म है फ्रॉग का, फ्रॉग तो अडल्ट फॉर्म है, टैडपोल इज अ प्रीमैच्योर फॉर्म ऑफ अ फ्रॉग। तो टैडपोल में टेल होती है, फ्रॉग में होती है क्या? टेल नहीं होती। तो टैडपोल की टेल गायब करके फ्रॉग बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाने में भी लाइसोसोम्स रोल प्ले करते हैं। टैडपोल की टेल को डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स के थ्रू होता है, राइट। तो ये सारे अलग अलग काम हैं जो हम लाइसोसोम्स के लिए फंक्शन के तौर पे बता सकते हैं। सो ऑल दीज आर व्हाट, जो लिखे हुए हैं, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो थे ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम, और उससे पहले जो हमने पढ़ा वो था सारी बेसिक डिटेल्स अबाउट लाइसोसोम। और आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसको आप बहुत सही तरीके से समझ लो और इसमें जो दिखाया गया है उसको
रिटन मटेरियल के साथ कंपेयर करो, राइट? तो आपको बहुत बेटर तरीके से लाइसोसोम्स क्या है ये समझ में आ जाएगा। रहा सवाल फोर्थ एंड नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गेनल ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो है वैक्यूल्स। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। As far as this lecture is concerned, we are done here with lysosomes. Thank you.